Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the multiple choice question discussion. In this lecture, we will discuss the MCQs on the topic of biomolecules. So let's start the questions. So question number 1 हमारे पास है यहाँ पर choose the element which is negligible in case of the living matter. तो लिविंग मैटर के केस में जो एलिमेंट यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमने बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास गिवन है सिलिकॉन, क्लियर. सेकंड ऑप्शन आता है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बेसिकली द सल्फर. सो व्हेन यू लुक एट द फोर ऑप्शन, तो यहाँ पर जो सिलिकॉन हमारे पास है दैट इज द मैटर एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट व्हेन यू कंपेयर इट इन द लिविंग मैटर. तो सिलिकॉन जो है वो बेसिकली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है बहुत अच्छी खासी अमाउंट में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है उसका. लेकिन अगर लिविंग मैटर की बात करें यानी कि हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके केस में दिस मैटर इज प्रेजेंट इन अ वेरी लो अमाउंट. मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन अ वेरी गुड अमाउंट इन केस ऑफ द लिविंग मैटर. कैल्शियम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट abundant element in case of the living matter. Then sulfur is also present in case of living matter, but the element which is present in a very negligible amount, very low amount, that is known as the silicon. तो first का जो option आता है correct, that will be the A option. Second है the grinding of a living tissue in the trichloroacetic acid show the presence of the inorganic compound like the sulfate, phosphate, etc. which are categorized as. तो जब आप किसी भी लिविंग टिश्यू को यहाँ पर ऐड करते हो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, तो जब इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ऐड करके मिक्सचर बनाया जाता है और उसको फिर बाद में बेटा फिल्टर किया जाता है, ठीक है. तो ये सपोज करो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमने डाल दिया और ये हमारे पास यहाँ पर एक स्लरी, एक मिक्सचर बन के रेडी हो गया. अब इस मिक्सचर को जब हम फिल्टर करेंगे तो जो चीज़ फिल्टर आउट हो जाती है और वो आपको बीकर में नीचे नज़र आएगी, इसको नाम दिया जाता है फिल्ट्रेट. सो दिस filtrate part is actually acid soluble part because it was soluble in the acid. तो इसको क्या नाम दिया जाता है? acid soluble part. Now this acid soluble part actually contain the micromolecules जिनका size 800 डाल्टन से भी कम है, and it also contain the compound which are commonly known as the inorganic compound. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे? दोज आर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. तो करेक्ट जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. एसिड इनसॉल्युबल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इनसॉल्युबल में हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल आते हैं. दे आर नॉट फाउंड इन द सेलुलर पूल. मिलते हैं सेलुलर पूल में, डी आप ए एंड बी कर नहीं सकते, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, और ये नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके पास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिप्टोफैन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रिप्टोफैन हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है, ठीक है, और इसको हम बेसिकली यहाँ पर एरोमेटिक अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं. तो जो ये अमीनो एसिड है विच इज़ बेसिकली द ट्रिप्टोफैन, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स इन द बॉडी. कॉमनली जब आप अपनी डाइट में मिल्क लेते हो, मिल्क में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है. तो व्हेन दिस ट्रिप्टोफैन एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन. तो अब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें थायरॉक्सिन के साथ ट्राईआइडोथायरोनिन है, दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो एसिड हमें रिक्वायर्ड है उसका नाम है टायरोसिन, नॉट द ट्रिप्टोफैन. सेकेंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है. ये हार्मोन बेसिकली बेटा स्टीरॉयडल हैं, दीज आर नॉट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन है, ये भी हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड्स के बने हैं, नॉट अमीनो एसिड. और अगर मैं डी ऑप्शन में देखूँ मेलाटोनिन के साथ सेरोटोनिन है. बोथ द हार्मोन्स आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ग्लैंड विच इज़ नोन एज द पीनियल ग्लैंड, और इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर्ड द अमीनो एसिड दैट इज नोन एज द ट्रिप्टोफैन. So what is the correct option for the question number third? It is the D option which include the melatonin and serotonin. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है आइडेंटिफाई द ज्वीटर आयनिक फॉर्म इन द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन.
तो अगर हम यहाँ पर देखें वी हैव द ए स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर एंड सी स्ट्रक्चर. सो व्हेन यू कंपेयर ऑल द थ्री डायग्राम्स ओवर हेयर, ज़्वीटराइन बेसिकली उसको बोला जाता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपको सेम टाइम पे मिलेंगे. क्लियर. और जिसका नेचर एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. तो अगर आप इन तीनों डायग्राम्स को बेटा आपस में कंपेयर करो, दैट इज ए बी एंड सी, तो लुक एट द बी डायग्राम. बी में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एसिडिक ग्रुप में, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप में. सो बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट टुगेदर एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइब्रिड, और यू कैन से ज़्वीटराइन. क्लियर. विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर एज कंपेयर टू ए एंड सी. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी द सी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग बी क्या है हमारे पास, बी इज बेसिकली अ ज़्वीटर आयनिक स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट बिकॉज इट हैविंग बोथ द चार्जेस. सारे अमीनो एसिड जो हैं वो ज़्वीटराइन बनाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पीएच पे. तो जिस पर्टिकुलर पीएच पे ज़्वीटराइन का फॉर्मेशन होगा, उस पीएच को नाम दिया जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, द पॉइंट एट विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ज़्वीटराइन. तो ऑप्शन बेटा ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, डी भी नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज सी ऑप्शन. नंबर 5 हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड टू द शुगर इज नोन एज. आपके पास शुगर है, सपोज करो वी हैव द शुगर एंड कॉमनली वी विल टेक द पेंटोस शुगर. Clear. Now this pentose sugar is actually for example C5H10O5. तो जब आप इसका रिंग फॉर्मूला बनाओगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास बनेगा रिंग स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पर सपोज करो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पर हमारे पास लगता है फॉस्फेट ग्रुप. तो ये वाला पार्ट जो है ये शुगर पार्ट है और शुगर के साथ हमने लगा दिया फॉस्फेट. ठीक है. तो जब हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड होगा यानी कि शुगर के साथ लगेगा, तो उसमें आप देखो सबसे पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन बेस, तो उसको आप बोलोगे नहीं क्योंकि नाइट्रोजन बेस अलग है, लिपिड्स उनको बोला नहीं जाता. ठीक है. और अगर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो तो उसको बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है. शुगर के साथ अगर ऑलरेडी बेटा नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है और उसी के साथ आपने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, दे टुगेदर मेक द कंपाउंड विच इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड. सो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा फिफ्थ का, दैट विल बी ए ऑप्शन. नंबर 6 में है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर एंड नेम द कंपाउंड. सो व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी बेटा, तो ए जो है वो हमारे पास शुगर है. ठीक है. बी भी शुगर है. बेसिकली दोनों डायग्राम ही शुगर के हैं. लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ शुगर की बात करूं तो यहाँ पर है C6H12O6 क्योंकि ये हेक्सागोनल रिंग है, और बी में है C5H10O5 जो कि एक तरीके की पेंटोस शुगर है. तो दिस इज बेसिकली नोन एज द पेंटोस शुगर एंड द फर्स्ट वन इज बेसिकली द हेक्सोस. तो हेक्सोस में अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, और सेकंड जो एग्जाम्पल है वो राइबोस शुगर का है जो हमें मिलती है आरएनए के केस में. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट यहाँ पर दिया है राइबोस देन ग्लूकोज, नॉट करेक्ट. डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस अगेन नॉट करेक्ट, क्योंकि बेटा जो डीऑक्सी राइबोस है वो भी पेंटोस में ही आती है. सी ऑप्शन में पहली ग्लूकोज है, दूसरी राइबोस है. नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. बिकॉज अगर आप डी पे देखो तो डी पे आपको राइबोस के साथ डीऑक्सी राइबोस गिवन है, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इंक्लूड कि जो ए है वो ग्लूकोज है और जो बी है वो हमारे पास राइबोस है जो कि आरएनए में प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 7 में अमीनो एसिड का डायग्राम आपको गिवन है. डायग्राम बहुत अच्छे से करने क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो ए बी एंड सी 3 डायग्राम्स आपको दिए हैं. अगर आप इन तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने आर ग्रुप की बात करनी है. लुक एट द आर ग्रुप इन ऑल द 3 अमीनो एसिड. तीनों अमीनो एसिड में अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो वी हैव द CH2, then we have the simple hydrogen and then you have the alcohol group.
ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन का मतलब है कि ये ग्लाइसिन है जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग जो अमीनो एसिड है उसमें एग्जाम्पल आता है सेरीन का, और जिसमें सिंपल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो एग्जाम्पल है हमारे पास एलानिन। तो ये एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो ए जो है वो एलानिन है, बी हमारे पास ग्लाइसिन है, और सी कौन सा है, सेरीन। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ऑब्वियसली बेटा वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए इज नॉट ग्लाइसिन, ए इज एलानिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट आता है क्योंकि ए इज नॉट सेरीन, क्लियर। और डी ऑप्शन अगेन हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, नॉट करेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7? इट इज द बी ऑप्शन। नंबर 8 है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली उनको बोला जाता है जिसमें हम ज़्यादातर रखते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, या फिर आपके न्यूक्लिक एसिड, विच प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें फर्स्ट दिया है इकोलॉजी, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि गलत है। केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। देन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी गलत है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, नाउ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस विच इज अकरिंग इन द बॉडी दे आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर यूज्ड एज अ ड्रग। कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट को एज अ ड्रग यूज किया जाता है? ड्रग्स मतलब ऑब्वियसली मेडिसिन की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। ये दोनों जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, दोनों को बेटा एज अ ड्रग यूज किया जाता है। जनरली दे आर यूज्ड इन द एंटी कैंसर और कीमोथेरेपी, यू कैन से, अगेंस्ट द कैंसर। बिकॉज व्हेन यू लुक एट द बी ऑप्शन बेटा, तो बी में एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन इज नॉट अ ड्रग, इट इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट। गम्स एंड सेल्यूलोज भी हमारे पास पॉलीमर्स हैं, दे आर नॉट ड्रग्स। एब्रिन और रेसिन जो है वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं, दीज आर नॉट ड्रग्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कंपाउंड विच आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम। पहली बात तो ये कि जो कंपाउंड बेटा आपको एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं वो बेसिकली हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है और जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एंड दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल, दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। अब इनका साइज, इनका वेट बहुत कम है, साइज इनका वेरी करता है 18 से लेके 800 डाल्टन, मतलब मान के चलो कि 1000 डाल्टन से बहुत कम है इनका मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। तो जो कंपाउंड आपको एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे उनका वेट है 18 से 800 डाल्टन। इट इज़ नॉट 100 to 800, मोर देन 800 होगा तो फिर तो वो मैक्रो में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है द लीस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में लीस्ट अबंडेंट केमिकल आपने बताना है, तो इसके लिए आपको सेलुलर पूल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सेलुलर पूल में 4-5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें सबसे पहले वाटर है, वाटर के साथ आता है सेकेंड नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन के साथ यहाँ पर आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आपके पास आता है न्यूक्लिक एसिड, देन वी हैव द लिपिड्स, और सबसे लास्ट में हम रखते हैं आयंस को। तो सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज होता है वो वाटर का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80%, और सबसे कम जो परसेंटेज है लाइक 1 to 2% वो सिंपली आयंस है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लीस्ट अबंडेंट, तो लीस्ट अबंडेंट में ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे आयंस। लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन लीस्ट अबंडेंट में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन इन द सेल कंटेंट।
तो सेलुलर पूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बेटा प्रोटीन का परसेंटेज आपसे पूछा जाता है तो इसमें प्रोटीन का जो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है वो हमें गिवन होता है 10 to 15%, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, इट रेंज फ्रॉम 10 to 15%। ऑन एन एवरेज अगर कंपोजिशन लिया जाए तो ऑन एन एवरेज इसका कंपोजिशन लिया जाता है 12%। आफ्टर द वाटर के बाद ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन में 12% गिवन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है फॉर द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द गिवन सेलुलर पूल। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 13 में हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल अमीनो एसिड। अब असेंशियल अमीनो एसिड की देखो बात अगर करी जाए बेटा तो असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। डाइट में होना उनका बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी उनको बना नहीं सकती, तो इसलिए वो आपके असेंशियल अमीनो एसिड है। क्लियर? तो असेंशियल अमीनो एसिड जो हैं उसमें आते हैं टोटल 8, जिसको याद करने का तरीका है प्राइवेट टेम हॉल। अब प्राइवेट टेम हॉल में PVT दैट इज फिनाइल एलानिन, वेलिन, देन थ्रियोनिन, देन ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, ठीक है, देन यू हैव द ल्यूसाइन। क्लियर? तो वेलाइन भी आ गया, ल्यूसाइन भी आ गया, ट्रिप्टोफैन भी आ गया, तो आंसर कौन सा बनेगा? दैट विल बी द डी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी आंसर। नेम द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। अब यहाँ पर ना दो तरह के क्वेश्चन हैं। अगर तो आपसे पूछा गया एनिमल वर्ल्ड के बारे में, एनिमल वर्ल्ड में अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा जाए तो डेफिनेटली बेटा एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे पास कौन सा आता है? कोलाजन प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया रुबिस्को। रुबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट है इन द होल बायोस्फीयर, सो इट इज नॉट द आंसर बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एनिमल वर्ल्ड के बारे में, तो आप उसी हिसाब से बताओगे। सेकंड है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, अगेन रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड में आपको दिया है कोलाजन विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। डी सेल्यूलोज है, इट इज नॉट द अबंडेंट प्रोटीन, बेसिकली इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनुलिन इज अ पॉलीमर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इनुलिन बेटा, इनुलिन और एक टर्म आती है इंसुलिन। अब इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में हार्मोन का काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट इनुलिन। इनुलिन इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, और अगर पूछा गया किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपके पास पॉलीसेकेराइड है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और अगर इनुलिन के बारे में कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन है तो ऑलवेज रिमेंबर कि इनुलिन आपके पास बेटा होमोपॉलीसेकेराइड है। होमो का मतलब होता है जो सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड की यूनिट से बनेगा, और इसको नाम दिया जाता है फ्रुक्टन पॉलीमर। So if I am saying fructan polymer, so fructan word is coming from the fructose. That means the repeating unit is actually of what? It is of fructose. So inulin is a polymer of fructose. Clear? B glucose गलत है, C sucrose गलत है, D xylose भी गलत है because inulin किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the A option known as fructose. Name the term given to the left and the right end of a polysaccharide. Polysaccharide बेसिकली बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में अगर हम लेफ्ट और राइट एंड की बात करें तो इसको याद करने का तरीका है R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग, दैट्स इट। तो राइट एंड इज बेसिकली द रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड हमारे पास कौन सा आ जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो अगर इसमें लेबल करना है तो डेफिनेटली जो आपके पास लेफ्ट एंड है वो हमारे पास कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड कौन सा है? रिड्यूसिंग एंड। बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो तो आपको दिया है लेफ्ट एंड एन टर्मिनल, राइट एंड सी टर्मिनल। एन और सी बेटा प्रोटीन के केस में हम करते हैं, नॉट इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
बी ऑप्शन में फिर से एंड आपको गलत दिए हैं, सी ऑप्शन में एंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो डी भी आपके पास गलत है, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। 17 में आपसे ए पूछा गया है, वो बेसिकली हमारे पास ये है जहाँ पर एरो लिखा है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली बेटा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप इन पार्ट्स को पहले लेबल कर लो, जैसे कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये शुगर है, तो एक हमारे पास हो गया शुगर, एक हमारे पास है नाइट्रोजन बेस और ये लगा है फॉस्फोरिक एसिड। तो वैसे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है ये न्यूक्लियोटाइड का है। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड लगता है और एक लगता है नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉमनली नोन एज द एस्टर बॉन्ड। अब क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है तो समटाइम इट इज कॉल्ड फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखूँ एस्टर, दैट इज टोटली करेक्ट। B ionic bond is not correct, C phosphate bond is not correct, D ग्लाइकोसिडिक नहीं होता है, ग्लाइकोसिडिक बनता है बेस और शुगर के बीच में। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, देन दैट लिंकेज इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 18 है द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉइटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो फॉर एग्जाम्पल आप पहले ये देख लो कि आपके पास दो अमीनो एसिड हम पिक कर लेते हैं। तो ये बेटा 1 अमीनो एसिड है आर ग्रुप और यहाँ पर लगा है सिंपल हाइड्रोजन, दिस इज अमीनो ग्रुप एंड दिस इज द एसिडिक ग्रुप। अगेन ये सेकंड अमीनो एसिड है आर ग्रुप, देन एच ग्रुप, देन यहाँ पर हमारे पास लगा है NH2 एंड दिस इज द COH। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो रिएक्शन होता है कंडेंसेशन यानी कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से सपोज करो हम इसको हल्का सा खोल के लिख देते हैं ज़रा, ठीक है, सो दैट इट वुड बी क्लियर। ये आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये OH और ये H आपस में जुड़ गए तो ये वाटर निकल गया। वाटर निकलेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। तो रिएक्शन को बेटा या तो कंडेंसेशन बोलते हैं या डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेप्टिड हाइड्रेशन, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है डिहाइड्रेशन जो कि करेक्ट है। सी ऑप्शन हाइड्रेशन इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। डी रिडक्शन इज नॉट here because there is a loss of water molecule. So what is the correct option for the question number 18? It is the B option, which include dehydration. Then next है question number 19, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most of the protein? अगर कोई भी प्रोटीन अपना 3D फॉर्म में है यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में है तो टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली होंगे ही होंगे जो उसको मेंटेन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होती हैं, कोवेलेंट इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक वीक इंटरेक्शंस भी होती हैं, बट देयर इज नो एस्टर बॉन्ड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन में एस्टर बॉन्ड नहीं बनता है। एस्टर या तो न्यूक्लिक एसिड में होगा या लिपिड्स में होगा, बट नॉट इन केस ऑफ प्रोटीन। तो जो बॉन्ड सबसे कम चांस है कि इन्वॉल्व होगा 3D स्ट्रक्चर बनाने में, दैट इज डेफिनेटली द एस्टर बॉन्ड। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है यहाँ पर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म द वर्क। तो ये क्लियर है क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो देयर विल बी नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ द मटीरियल फॉर द एनर्जी इन एंड आउट ऑफ द सेल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम रीचिंग द इक्विलिब्रियम। दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट कि अगर ऑब्वियसली मटीरियल का फ्लो रहता है, मटीरियल विल बी चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मॉलिक्यूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट फॉर्म में वो कभी रहते नहीं है, जिस वजह से इक्विलिब्रियम कभी होता नहीं है बॉडी में। और लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म जो है वो सिनोनिम्स हैं, ये भी क्लियर है क्योंकि अगर आप लिविंग स्टेट में हो तो मतलब बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। रिएक्शंस का मतलब कि यू आर शोइंग द मेटाबॉलिज्म। अ डेड बॉडी, अ डेड ऑर्गेनिज्म नेवर शोज द मेटाबॉलिज्म, सो बोथ द टर्म्स आर सिनोनिमस। तो 20th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज ऑल आर करेक्ट।
21 है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी करेंसी इन द सेल। पहली बात तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी लिया जाता है वो एटीपी को लिया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म हमारे पास है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिसमें एडिनोसाइन यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, 3 ग्रुप प्रेजेंट है, तभी ट्राइफॉस्फेट वर्ड है यहाँ पर। एंड इट इज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसमें जो 3 फॉस्फेट के बॉन्ड हैं जब वो टूटते हैं तो इट प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। एडीपी इज नॉट द इम्पॉर्टेंट फॉर्म। अकेला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The blood concentration of the glucose and the hormone in the normal healthy individuals respectively are। एक healthy individual में आपने ग्लूकोज का हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बताना है, तो ग्लूकोज का आता है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से लेके 5.0 मिली मोलर, और हार्मोन्स आते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, दैट इज नैनोग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? तो 20th का जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट दैट विल बी द ए ऑप्शन, बिकॉज बी में बेटा ग्लूकोज के लिए नैनोग्राम दिया है। ग्लूकोज इज नॉट इन अ ट्रेस अमाउंट, हार्मोन्स आर इन द ट्रेस अमाउंट। सी में अगर आप देखो तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए ब्लड में, एंड डी नन ऑफ द अबव इज नॉट पॉसिबल। तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 23, द बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल एंड आर मेड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स ऑब्वियसली। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मोनोसेकेराइड, जिसको कि हम सिंपल शुगर बोलते हैं, तो मोनोसेकेराइड में बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है ग्लूकोज। क्लियर? अब ग्लूकोज जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, वो एक तरीके का ना बायोमोलिक्यूल ही है। तो जब आप ग्लूकोज लेते हो तो जितना बॉडी यूटिलाइज करेगा क्लियर है, लेकिन बाकी का बचा ग्लूकोज जो है वो बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि लिवर और मसल में स्टोर होगा। अब ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और ये भी बेटा बेसिकली हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल। तो व्हाट इज हैपनिंग, वन बायोमोलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर बायोमोलिक्यूल, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर द यूजेज ऑफ द बॉडी। सो बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अनदर बायोमोलिक्यूल एंड आर मेड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स ओनली। क्लियर? तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। देन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का बेस्ट एग्जांपल अगर इसमें आपने कोई देना है तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द माल्टोज। माल्टोज इज नोन एज द माल्ट शुगर, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के यूनिट को आपस में जोड़ के बनता है। ठीक है? और जब ये 2 ग्लूकोज टूटेंगे तो टूटने पर जो प्रोसेस होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें वाटर का एडिशन होता है। ठीक है? देयर इज एडिशन ऑफ द वाटर, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दिस इज नोन एज द ब्रेकिंग डाउन, जिससे आपका जो माल्टोज है विच इज बेसिकली अ ओलिगोसेकेराइड, इट विल बी कन्वर्ट इनटू मोनोसेकेराइड विच इज कॉल्ड सिंपल शुगर। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लीवेज ऑफ बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। इट इज बेसिकली कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का टूटना बाय द एडिशन ऑफ द वाटर, बॉन्ड टूटा एंड दे कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। The rate of the reaction double or decrease by half for every dash degree change in the either condition। तो कितना टेम्परेचर आप चेंज करो कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाए या फिर हाफ हो जाए। तो अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर कम करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम हाफ। तो ये बेटा थंब रूल है जो आपको याद करना पड़ेगा कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज there is a rate of reaction which
विच बिकम डबल, और अगर 10 डिग्री कम कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 25th का, दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड 10 डिग्री सेल्सियस। 26 आपके पास है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम प्रोटीन का देखें तो प्राइमरी इज लाइक अ चेन, इट इज लाइक अ थ्रेड, दैट्स इट। एक एन टर्मिनल एंड और एक सी टर्मिनल एंड। तो यहाँ पर बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर बेसिकली ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर बेटा हमेशा ध्यान रखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में हमें दो ही एंड्स देखने को मिलते हैं, एक एन टर्मिनल, एक सी टर्मिनल। क्लियर? सो वी हैव द टू एंड्स इन केस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक तो पॉसिबल नहीं है, तीन पॉसिबल नहीं है, नो एंड हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 27 है मैलोनेट इनहिबिटिंग द सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। मैलोनेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर काम करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का, और सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस जो है वो बेसिकली हमारे पास एंजाइम है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके एंजाइम पे बाइंड करेगा, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि मैलोनेट ने सक्सीनेट के साथ कंपीट करना है। सक्सीनेट क्या है? सबस्ट्रेट है जो एंजाइम पे बाइंड करेगा, लेकिन मैलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि सक्सीनेट के साथ मिलके compete करता है for the active site of the enzyme. So this kind of the reaction is called competitive inhibition. एलोस्टेरिक आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसका रोल है, नेगेटिव फीडबैक इसको नहीं बोला जाता, एंड इट इज़ नॉट नॉन कॉम्पिटिटिव, इट इज़ कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे एक्टिव साइट के लिए। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। देन आपके पास आता है क्वेश्चन, एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ द ग्रुप टू अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर आपने ग्रुप का रिमूवल करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिएक्शन, ये हम आपको देते हैं सबस्ट्रेट और यहाँ पर हमने लगा दिया एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा? ग्रुप का रिमूवल करेगा विदाउट एडिंग वाटर, कोई वाटर ऐड नहीं करना, कुछ तोड़ना नहीं है, सिर्फ सिंपली ग्रुप का रिमूवल करना है सबस्ट्रेट से, जिस वजह से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम x और y यहाँ से निकाल देते हैं, तो C डबल बॉन्ड C प्लस यू हैव x बॉन्डेड y, तो दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो एंजाइम ऐसे रिएक्शन को बेटा कैटालाइज करते हैं उन एंजाइम को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइएज। देखो तोड़ना तो चल रहा है, यहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन वाटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, और ग्रुप का रिमूवल है ज़्यादातर। तो लाइएज जो है, फिर आता है लाइगेज। लाइगेज तो पॉसिबल नहीं क्योंकि लाइगेज जोड़ने का काम करता है। हाइड्रोलेजेस हम नहीं ले सकते क्योंकि वो वाटर ऐड करके तोड़ने का काम करता है और यहाँ पर वाटर नहीं है, रिमेंबर। डीहाइड्रोजिनेस इज बेसिकली कैटालाइज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर तो हम कोई ग्रुप रिमूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बना दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28, दैट इंक्लूड द लाइएज। और लाइएज अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा एंजाइम की जो क्लासेस है वो टोटल 6 हैं। OTH लिल याद करने का तरीका है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफेरेस, हाइड्रोलेस, लाइएज। तो लाइएज जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? इट एक्चुअली बिलोंग टू द क्लास नंबर 4। क्लियर? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। Which enzyme catalyze the breakdown of the hydrogen peroxide into the water and oxygen? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड, जैसे ही बना तोड़ देना है बॉडी ने इसको इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन ताकि टॉक्सिसिटी कॉज ना कर सके, तो उसके लिए वो रिक्वायर्ड अ वेरी स्पेशल एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को बेटा कैटालाइज करेगा? सबसे पहले है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कैटालेज। कैटालेज आप इन्वॉल्व कर सकते हो बट नॉट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। हाइड्रोलेज एंड ऑक्सीडेज आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन।
Peroxidase and catalase. Now these are the two set of enzyme जो basically हमें चाहिए for the breakdown of hydrogen peroxide. तो D ऑप्शन भी गलत है. करेक्ट ऑप्शन जो 29 के लिए बनेगा that will be the C ऑप्शन. Which one of the following statement is incorrect? कौन सा statement आपके पास incorrect है? A competitive inhibitor react reversibly with the enzyme to form enzyme inhibitor complex. ये clear है क्योंकि जो competitive inhibitor है वो reversibly bind करता है तो हम इसको reverse कर सकते हैं. In the competitive inhibition, the inhibitor molecule is no chemically changed by the enzyme. Clear है? The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of enzyme substrate complex. Clear? ये है. और दूसरा, the presence of the competitive inhibitor decrease the km of the enzyme for the substrate. बेसिकली बेटा km वैल्यू क्या होती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द हाफ ऑफ V मैक्सिमम. तो अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव इनिबिटर प्रेजेंट है और आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ S मॉलिक्यूल. आपको S का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि Km की जो वैल्यू है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो इन्होंने लिखा है द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीज द Km ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. डिक्रीज नहीं करता है, वो Km को उल्टा इंक्रीज कर देता है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा बना 30th क्वेश्चन में? डी ऑप्शन. Non-protein constituent bound to the enzyme which make the enzyme catalytically more active. तो अगर आपके पास एंजाइम के साथ कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा है, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज द कोफैक्टर, जो कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है. क्लियर? तो ये कोफैक्टर है विच आर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट एंड दे बाउंड टू द एंजाइम. तो 31st का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. एपोएंजाइम आर डैश पोर्शन ऑफ द एंजाइम. एपोएंजाइम बेसिकली बेटा प्रोटीन पार्ट है. जैसे कि हमारे पास हॉलो एंजाइम होते हैं ना, हॉलो मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइम, यानी कि पूरा का पूरा एंजाइम. दिस हॉलो एंजाइम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द प्रोटीन पार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ द नॉन प्रोटीन पार्ट. तो बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोफैक्टर बोलते हैं, जिसका होना ज़रूरी है फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी. प्रोटीन पार्ट को नाम दिया जाता है एपोएंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, विच शोज द एक्टिविटी. सो एपोएंजाइम इज बेसिकली द प्रोटीन पार्ट. इट इज नॉट द एसिडिक, not the non-protein, not the basic, it is the protein part. तो 32 का correct option कौन सा बनेगा? C option. The cofactor that associate with the apoenzyme only during the course of catalysis is known as what? जो सिर्फ कैटालाइसिस के टाइम पे एपोएंजाइम से जुड़ेगा, यानी कि एपोएंजाइम से जब वो जुड़ा, दिस इज सपोज योर एपोएंजाइम और एपोएंजाइम के साथ आपने लगा दिया कोफैक्टर. इन दोनों की जो बाइंडिंग है वो ट्रांजिएंट है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपस में जुड़ते हैं ड्यूरिंग द कैटालाइसिस. तो पहला ऑप्शन तो बेटा खुद ही कोफैक्टर है. कोफैक्टर इज नॉट द आंसर. कोएंजाइम जो है वो ठीक है यहाँ पर, क्योंकि मेटल आयंस जो हैं वो तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं. कोएंजाइम्स हैं जो ड्यूरिंग द कैटालाइसिस लाइटली अटैच होते हैं. तो 33 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन. जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम. अब जिंक जो है वो बेसिकली हमारे पास मिनरल आयंस हैं. ठीक है, अब ये जो आयंस है यानी कि ये मेटल आयंस है जो कि बेटा कोफैक्टर का काम करता है फॉर मैनी एंजाइम. अब किसके लिए करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो है वो सिंपल एंजाइम है. सिंपल एंजाइम में कोफैक्टर की ज़रूरत होती नहीं है. पेरोक्सीडेज जो है वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, लेकिन इसमें जो कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है. इट इज़ नॉट द मेटल आयन, इट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. Carboxypeptidase is the correct answer in which the Zn2 positive act as a cofactor. तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the C option.
35 में है द टर्शरी स्ट्रक्चर इन अ प्रोटीन। प्रोटीन का अगर मैं टर्शरी यानी कि 3D स्ट्रक्चर देखूं विच इज लाइक अ वूलन बॉल, तो उसमें बोलते हैं डिफाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। It is not the right answer. It is formed by disulfide linkage and the van der Waal forces, clear, responsible for the formation of the catalytic site. That is correct. टर्शरी स्ट्रक्चर है तो कैटालिटिकली उसको एक्टिव माना जाता है क्योंकि उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट है, सो इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम। 36 में है क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन इंक्लूड। प्रोटीन के लिए अगर क्वांटिटेटिव टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो विच टेस्ट इज कैन बी यूज्ड फॉर द केस ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले स्यूडान ब्लैक टेस्ट आपके पास है, दैट इज नॉट फॉर प्रोटीन। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, अगेन नॉट फॉर प्रोटीन। आयोडीन टेस्ट इज बेसिकली फॉर द स्टार्च। तो थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, it is basically a test which is used for confirming the protein and it mostly confirm the aromatic protein which contain aromatic amino acid. तो 36 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 37 आपके पास है ट्राइग्लिसराइड आर कंपोज्ड ऑफ। अब ट्राइग्लिसराइड है बेटा, तो ट्राइग्लिसराइड को देखो यहाँ पर न्यूट्रल फैट भी बोला जाता है और समटाइम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू फैट, क्लियर। और न्यूट्रल या ट्रू फैट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, क्लियर। एक मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर चाहिए ग्लिसरॉल का और इसमें 3 मॉलिक्यूल हमें ऐड करने हैं फैटी एसिड के। तो when you combine 1 molecule of glycerol and 3 molecule of fatty acid, it result into the formation of triglyceride which is called neutral fat. तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लिसरॉल है, सेकेंड ऑप्शन एस्टर बॉन्ड है। ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन की वजह से एस्टर बॉन्ड बनेगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो 37 का राइट ऑप्शन है डी। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में लिवर और मसल दे कंटेन द स्टोर्ड फूड मटेरियल विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन एंड इट इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज। सो इट इज अ होमोपॉलीमर एंड यू कैन से इट इज अ ग्लूकन होमोपॉलीमर, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। तो that is the A option which is correct for question number 38. 39 है the number of the ends in a glycogen molecule would be। तो सबसे पहले अगर तो ग्लाइकोजन की देखो यहाँ पर बात करी जाए तो ग्लाइकोजन बेसिकली हम लोगों के पास एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस आपको निकलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चेन की बात करी जाए तो चेन में होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अगर ब्रांचिंग पॉइंट की बात करी जाए तो वहाँ पर है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज एट द ब्रांचिंग पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पर एंड्स की हम बात कर रहे हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ द ब्रांच प्लस 1 इक्वल टू द नंबर ऑफ द ब्रांच पॉइंट, then 1, then 2, one on the left side, another on the right side. It is actually the B equal to the number of the branch point. तो 39 का जो correct option बनेगा that will be the B option. Which of the following sugar have the same number of the carbon as present in glucose? Now when we talk about the glucose beta, the glucose is a kind of the hexose sugar, that is C6H12O6. So it is having total 6 carbon. Now when we look at the given 4 option, right from the D option, ribose is basically 5 carbon containing, ribulose is again 5 carbon containing, clear, it is 4 carbon containing, erythrose is a 4 carbon containing, fructose is a 6 carbon containing compound just like the glucose. So the correct option for the question number 40 is A option. 41 है the amino acid have the both amino group and the carboxyl group in their structure, which among the following is an amino acid? अमीनो एसिड में अगर फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड इज नॉट एन अमीनो एसिड, इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक एसिड. Glycerol is basically a type of the compound which comes under the lipid. Glycolic acid is not again an amino acid, it is basically the modification of the sugar. So remaining D option which include the glycine, it is the simplest amino acid.
सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, अगर ये कभी पूछा गया, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 में से जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 42 है, an amino acid under certain condition have both positive and the negative charge simultaneously in the molecule, such a form of amino acid is known as what? तो अमीनो एसिड का अगर हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पर ड्रॉ करें बेटा, तो जनरल फॉर्मूला में दिस इज NH3 पॉजिटिव एंड दिस इज COO नेगेटिव. नाउ दिस स्ट्रक्चर विच इज बियरिंग बोथ द चार्जेस एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड ज़्वीटर आयन, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. तो पहला लिखा है एसिडिक फॉर्म, गलत है. बेसिक फॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि एम्फोटेरिक है, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. एरोमेटिक नहीं बोल सकते, तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 42 में दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द ज़्वीटर आयन फॉर्म. 43rd है, पिक द होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर पिक करने हैं जो सेम रिपीटिंग यूनिट से बने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों को बोला जाता है ग्लूकन होमोपॉलीमर बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज. बी ऑप्शन में ग्लाइकोजन के साथ पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट अ होमोपॉलीमर. सी में स्टार्च एंड पेप्टिडोग्लाइकन, अगेन द पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट अ होमोपॉलीमर. And D option is again wrong. So first option is the correct one for the question number 43, that is A, which include the starch and glycogen, and both are actually made up of which kind of the repeating unit, that is glucose. 44 है, which of the following is a nucleoside? Nucleoside is basically a compound which is made by the combination of the sugar and the nitrogen base, and both are joined with the help of a bond. That kind of the bond is commonly called glycosidic bond. When you combine both the structure, it results into the formation of nucleoside. तो सबसे पहले बेटा जो बेसिस हम लोगों के पास हैं जिसमें एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है, ये नॉर्मल बेसिस हैं. व्हेन दे आर कंबाइंड विद शुगर दे फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. तो फर्स्ट ऑप्शन है एडिनोसाइन. एडिनोसाइन मीन्स वी हैव कंबाइंड द एडिनिन विच इज अ नाइट्रोजन बेस प्लस विद द पेंटोस शुगर, सो इट इज अ न्यूक्लियोसाइड. Guanine is simply a nitrogen base. Clear? Thiamethylic acid is basically a nucleotide. It is not a side, it is a tide in which there is addition of phosphate group. Cytidyllic acid is again a nucleotide, not a nucleoside. So the correct option for the question number 44 is the A option, that is adenosine. क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, व्हाट इज द पिच ऑफ द डीएनए हेलिक्स. सो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द डीएनए हेलिक्स, तो डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसमें एक स्पाइरल टर्न जो हमने देखना है, दिस इज वन स्पाइरल टर्न. क्लियर? सो वन स्पाइरल टर्न की जो लेंथ आती है that is 34 angstrom, or you can say 3.4 nanometer, and the length of the one spiral turn is known as the pitch of the DNA. So अगर यूनिट्स वाइज देखा जाए तो नैनोमीटर में गिवन है, तो यहाँ पर अगर आपने पिच बतानी है मतलब एक स्पाइरल टर्न की लेंथ यहाँ पर हमने देखनी है, तो इट कम्स टू बी 3.4 नैनोमीटर. तो फर्स्ट ऑप्शन में है 0.34 नैनोमीटर, दैट इज इनकरेक्ट. सी में 20 नैनोमीटर नहीं है, ठीक है. 34 nanometer is again wrong. The right option for the question number 45 is 3.4 nanometer, which is known as the pitch of the DNA helix, or you can say it is the length of the one spiral turn in case of helix of DNA, which was given by the Watson and Crick. तो 45th में correct option बनेगा B option, which include 3.4 nanometer. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.